नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बहुत रहा है इस अकेडमी में। आज का डेट है 8 सितंबर 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के हमारे यहाँ पर सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड अदर नेशनल डेलीज़ को हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, जिसका पूरा पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड वहाँ से कॉपी पेस्ट जो भी करना है आराम से कीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ डिस्कस करते हैं। भीमकाल कल्टिवेशन को रिलेटेड कहा जा रहा है, भीमकाल कल्टिवेशन नालबारी डिस्ट्रिक्ट के तमलपुर जो एरिया है ना, वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है अमंग फार्मर्स। इनफैक्ट कौन से फार्मर्स? यंग फार्मर्स में। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा बनाना स्पीशीज है, कहा जा रहा है इसको प्रोसेस करके फूड प्रोडक्ट्स को बनाया जा रहा है, और वो वैसे फूड प्रोडक्ट जो क्या एनर्जी को बूस्ट कर रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है इसका डिमांड बढ़ेगा, है ना। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, केमिकल्स के थ्रू एनर्जी डिमांड वाला प्रोडक्ट्स बनाया जाता है। अब ये जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स के थ्रू अगर वो बनाया जाए तो नेचुरल चीज़ों का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अगर उन चीज़ों का डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियस सा बात है इनकम भी ज़्यादा मिलेगा कल्टीवेटर्स को, ठीक है। इसीलिए ये भीमकॉल कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये एक बनाना स्पीशीज है, राइट। और इसका अलग नाम भी है जिसको कहा जाता है अथिया काल। याद रहेगा, याद रखिएगा, लेकिन यू नेवर नो कैसा पूछ लिया जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। मिजोरम अभी वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट हो गया जिन्होंने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपने स्टेट लेजिस्लेचर में इंप्लीमेंट किया। नाउ मैं बोल रहा हूं वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट, मतलब फर्स्ट स्टेट नहीं है। फर्स्ट स्टेट अगर देख लीजिएगा तो हमारे देश में हिमाचल प्रदेश है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लाई दिस नेशनल ई विधान, माफ कीजिएगा, हाँ, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ठीक है। नाउ सवाल होता है दैट ये है क्या ई विधान। देखो, ई विधान, विधानसभा, विधान परिषद सुना है, राइट। क्या होता है विधानसभा? मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। तो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं ना, है ना। सो ई विधान मतलब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत ये लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जो अभी तक जो भी स्टेट के असेंबलीज के काम होते थे ना, सब कुछ तो पेपर फॉर्मेट में होता था। बट अभी कोई भी मिनिस्टर को पेपर नहीं दिया जाएगा, उनको एक टैबलेट धरा दिया जाएगा और उस टैबलेट में सारे चीजें रहेंगे, है ना। सो ऑब्वियस सा बात है, ये ई विधान जो है ना एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया के अंडर, जो क्या मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जिसका नोडल एजेंसी है, जो क्या इंप्लीमेंट करती है ये नेशनल ई विधान प्रोजेक्ट इन ऑल द 31 स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज एंड लेजिस्लेचर, जिसका फंडिंग किसके द्वारा किया जा रहा है? अगेन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा। और टेक्निकल सपोर्ट कौन दे रही है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ना ये फंडिंग जो है ना नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत किया जा रहा है, जिसके तहत सेंटर जो है नॉर्मल स्टेट्स के लिए 60:40 रेशियो के तहत खर्च करेगी। दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देगी, स्टेट गवर्नमेंट 40%। बट वहीं पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट और हिली स्टेट्स के लिए 90:10, दैट इज आसाम देख लीजिएगा, मिजोरम, मणिपुर, तो इन सब के लिए जो है 90% लेकिन सरकार दे रही है, सिर्फ 10% ही स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए तो खैर अगेन सबका, उनका तो माए बाप आपका हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही होता है, तो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट को ही खर्चा करना उसके लिए पड़ता है, ठीक है। एम क्या है नेशनल ई विधान प्रोजेक्ट का? अगेन पहले ही बता दिया, हर एक लेजिस्लेचर को एक क्लाउड में लाना है। क्लाउड बोले तो जैसे आप फेसबुक कर रहे हो, आपके डेटा कहां पर स्टोर हो रहा है? क्लाउड में, ठीक है। तो ये भी ई विधान, दैट इज विधानसभा में जो भी कंडक्ट हो रही है, वो उसका डेटा सारा क्लाउड्स में जमा होगा। समझ लो बात। की फीचर्स इसके क्या क्या है? अगेन पेपरलेस असेंबली है ये, है ना। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू आप असेंबली के काम कर रहे हो। ये इनेबल करता है ऑटोमेशन और इंटायर लॉ मेकिंग प्रोसेस को, है ना। आपके डिसीजंस और डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर ट्रैकिंग किया जा सकता है इसके थ्रू, है ना। क्यों? क्योंकि ये इसके सारे डेटा जो है क्लाउड में स्टोर होंगे। क्लाउड, मेघराज, ये टर्म दिया गया है, ठीक है ना। मतलब आप इन डेटा को कहीं भी कैसे भी, अगर आप वो मिजोरम के स्टेट असेंबली में हो या फिर अक्सर फॉर एग्जांपल आप हो दिल्ली में कोई काम से गए हो, ठीक है, तो उस समय भी आप वहां से भी चीजों को एक्सेस कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश ऑलरेडी पहला ऐसा स्टेट बन चुका है जिन्होंने
पहला डिजिटल लेजिस्लेचर ऑफ द कंट्री वो बन चुका है हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट इन द होल कंट्री। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ है बेहाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रिलेटेड। बेहाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये देखो, ये है हमारा असम, ठीक है ना। अब आप यहां पर देखना, ये वाला रीजन में यहां पर है बेहाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि असम के बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट में है। कहा जा रहा है इंक्रोचमेंट थ्रेटन कर रहा है सर्वाइवल ऑफ बेहाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंक्रोचमेंट किनके द्वारा? इंसान के द्वारा? नहीं, इंसान के द्वारा नहीं, ये इशू चल रहा है असम और अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश, ऐसा एलिगेशन असम लगा रही है दैट अरुणाचल प्रदेश ने कुछ ऐसे पोर्शंस को कब्जा मारा हुआ है जो क्या असम का है, राइट। और इसको अगर कब्जा मारा हुआ है तो वो ऐसे रीजन्स है जो क्या वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। तो अगर वो लॉन्ग टर्म तक कब्जा मारा हुआ रहा ना, तो ये बेहाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है धीरे धीरे डिग्रेड भी कर सकती है। इसीलिए यह न्यूज में है, ध्यान में रखिएगा। बेहाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, क्यों न्यूज में है वो भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 5 के रिपोर्ट में एक डोमेस्टिक ड्रजरी नाम का एक टर्म यूज किया गया था। नाउ ये है क्या? देखो एक्चुअली क्या है ना, कहा जाता है घर की जो वुमेन्स होती है वो घर का बहुत ज्यादा बोझ उठाती है, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू, है ना। इनफैक्ट डोमेस्टिक ड्रजरी का टर्म का डेफिनेशन है दैट वैसे हार्ड वर्क, वैसे डिस्टेस्टफुल वर्क जो कि वुमेन्स को अर्ली स्टेज से ही स्टार्ट करने देना पड़ता है घर का। अब देखो यहां पे इस जीआईएफ में क्या देख रहे हो, ये जो हस्बैंड है ये आराम से सो रहा है ना, बट सारा वुमेन जो है, मेन जो प्रॉब्लम है वो वुमेन को ही फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस में पाया गया है ये डोमेस्टिक ड्रजरी के केसेस जो है वो 75% ऑफ वुमेन अक्रॉस इंडिया वो ऐसे ही डोमेस्टिक ड्रजरी से फेस कर रही है। दैट इज वो टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट्स अपना लगा रही है, मतलब ऐसा उनको रिटर्न भी कुछ नहीं मिल रहा है और उनकी मेहनत भी उसमें ज़्यादा हो रही है ना। सवाल होता है डोमेस्टिक ड्रजरी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। अगेन जो भी ये करेगा वो एग्जॉस्ट होगा क्या? नहीं, कॉमन सेंस है। अगर आप सोचो ना, तो वुमेन्स जैसे अपने घर के में राशन या फिर पानी लेने जाती है, दूर दूर में पानी लेने जाएगी, है ना, और उनके घर में चूल्हा नहीं है ना, दूर दूर में जाएगी पेड़ के टहनियों को काटने। तो ये टाइम वेस्ट हो रहा है ना, एग्जॉशन होगा क्या? नहीं, है ना। आपके स्केलेटल डिसऑर्डर्स होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है बहुत हद तक कम जाती है, मेंटल स्ट्रेसेस तो खैर है ही, फिजिकल सेफ्टी जो है उसको थ्रेटन करता है, इनफैक्ट वुमेन की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी इंपैक्ट डालता है। और वुमेन ही नहीं, इसमें पता है बच्चे भी फंस जाते हैं, क्योंकि कभी कभी वुमेन बोलती है दैट बेटी तुम मेरे साथ चलो, है ना, मैं उतने दूर अकेली नहीं ले जा पाऊंगी, या फिर इतना मतलब मैं को आपको जाकर पानी भी ले आना है इतने दूर से, ऊपर से पेड़ पौधे के टहनियों को भी काट के ले आना है, तो मैं एक साथ दो चीज तो नहीं कर पाऊंगी, तो आप मेरे साथ चलो। दैट इज उनके बच्चों को भी बोला जाता है। तो इससे देखो उनका तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट खराब हो ही रहा है, बट बच्चों का भी जो है बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। नाउ सवाल होता है इश्यूज क्या क्या फेस किए जा रहे हैं। देखो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन रिपोर्ट 2005 में बोला गया है दैट वाटर को कलेक्ट करने के लिए बहुत लंबे लंबे कतारें लगानी पड़ती है, उसके बाद भी उनको अच्छा पानी नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे रीजन अभी भी इंडिया में है जहां पर वर्स्ट क्वालिटी ऑफ वाटर उन्हें मिल रहा है। काउंसिल ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर रिपोर्ट 2021 क्या बोल रहा है दैट गैसेस को रिफिल करने के लिए प्राइसेस जो है इतनी ज़्यादा बढ़ गए हैं, है ना, जिसके कारण वो प्राइसेस गैस को रिफिल नहीं कर पाती है। गैस को नहीं रिफिल कर पाती है तो क्या करती है ये इस टाइप की जो टहनियाँ हैं उनको काट कर अल्टीमेटली चूल्हा में आग जलाती है। इनफैक्ट 52% ऑफ वुमेन जो है रूरल इंडिया में वो फायरवुड से ही अपना काम चला रही है। आप समझ पा रहे हो, दिस इज अ बिग फैट इशू, राइट। नाउ सवाल होता है क्या सरकार कुछ स्टेप्स ले रही है इसको कंसर्न करने के लिए? जी हाँ, स्टेप्स ले रही है। जैसे इंडोर पाइप वाटर सप्लाई सरकार प्रोवाइड कर पा रही है। इनफैक्ट एक केस स्टडी था जिसमें दिया हुआ था गुजरात के बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया जब इंडोर पाइप वाटर सप्लाई को दिया गया लोगों के घर तक, है ना, तो और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अगर प्रोवाइड करवाए गए विद द हेल्प ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो इससे क्या हुआ, वुमेन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी, उनका जो इनकम अर्निंग कैपेबिलिटीज हैं वो भी बढ़ा। इनफैक्ट यही क्यों, गैस में ही ले लीजिए ना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना,
एलपीजी जो सिलेंडर्स जो प्रोवाइड करवाया गया, इससे क्या है दैट वो जो इस टाइप की टहनियाँ जो काट के ले जाती थी, दे नो मोर नीड टू टेक दीज ऑल थिंग्स टू देयर होम, राइट, आराम से गैस मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। पोषण अभियान फंड्स आर अनयूटिलाइज्ड। कहा जा रहा है मोर देन हाफ ऑफ द फंड जो क्या पोषण अभियान में दिया गया था वो अनयूटिलाइज है, अभी तक उसका प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं किया गया है। और ये कौन सा रिपोर्ट में लाया गया? 4th प्रोग्रेस रिपोर्ट जो कि रिलीज किया गया भाई नीति आयोग। इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज है जिसमें कुछ कुछ की फाइंडिंग है, जैसे यूटिलाइजेशन ऑफ फंड को रिलेटेड बोला जा रहा है लेस देन हाफ ऑफ द फंड्स हैज बीन सेट असाइड फॉर पोषण अभियान हैव बीन यूटिलाइज्ड बाय इंडियन स्टेट। लेस देन हाफ फंड मतलब अगर 100 रुपए अगर दिया गया था ना तो 100 रुपए से भी मतलब 50% से भी कम, दैट इज 50 रुपया से भी कम ही इस्तेमाल किया गया इंडियन स्टेट्स के द्वारा इन पोषण अभियान। समझ लो। मोबाइल फोन्स एंड मॉनिटरिंग डिवाइस, कहा जा रहा है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जहां पर मोबाइल फोन मॉनिटरिंग डिवाइसेस का सुविधा प्रॉपर नहीं है, जहां पर इंटरनेट फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है, उन वही रीजन्स मेन रीजन्स है जहां पर फंड का यूटिलाइजेशन रिस्पेक्टिवली बहुत कम हुआ है। ठीक है। पोषण अभियान का फंड के बारे में अगर बात करें तो सिर्फ मात्र 3 स्टेट्स ही हैं जिन्होंने 50% से ज्यादा फंड पोषण अभियान के अंदर इस्तेमाल किया है बिटवीन द दिस ईयर, दैट इज 2017-18 से 2018-19 के बीच में। बट वो जो 3 स्टेट्स है ना, वो 3 स्टेट्स बढ़ के 12 स्टेट्स हो गई हैं बिटवीन दिस वेरी टाइम फ्रेम, दैट इज 2017-2019 से 2019-2020 के बीच में, है ना। सिस्टम रेडीनेस कैपेबिलिटीज, दैट इज बोला जा रहा है इंटरवेंशंस जो किए जाते हैं ना विच हैज इंप्रूव्ड कंपेयर टू द प्रीवियस प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो उसमें क्या क्या सेक्टर में इंप्रूवमेंट हुई है? एक तो ह्यूमन रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाईज, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग्स, ये कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर चीजें इंप्रूव हो रही है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100 मात्र पंजाब ही है ऐसा स्टेट जिन्होंने स्कोर किया है लेस देन 50 अमंग द लार्जर स्टेट्स। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम वो पुअर परफॉर्मर जरूर है अमंग द स्मॉल स्टेट, जहां पर कोई भी यूनियन टेरिटरीज ने 50 से कम स्कोर यहां पर नहीं किया गया है। ठीक है, वो परफॉर्मेंस स्कोर है ना। पोषण अभियान की अगर बात करें तो यह प्रोग्राम क्या एम करता है? इसका एम यही है दैट न्यूट्रिशनल आउटकम्स जो है वो इंप्रूव किया जा सके बच्चों में, प्रेग्नेंट वुमेन में और लैक्टेटिंग मदर्स में, वैसे मदर्स जो कि आप बच्चों को दूध पिलाती हैं। ठीक है। एंड इसको लॉन्च किया गया था 2018 में, जिसका स्पेसिफिक टारगेट्स था दैट हाँ इसको अचीव कर दिया जाएगा बाय द ईयर 2022। एम्स में क्या क्या आता है? स्टंटिंग को रिड्यूस करना, वेस्टिंग को रिड्यूस करना बाय 2% अ ईयर। यही नहीं, टोटल 6% जो है वो रिड्यूस करना है अमंग चिल्ड्रन। जैसे कुछ कुछ डेटाज दिए गए हैं दैट चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स के अंदर जो एनीमिया है ना, वो एनीमिया को 3% से और भी रिड्यूस करना है। और कुछ कुछ और भी फिक्स टारगेट दिए गए हैं, जैसे स्टंटिंग को बच्चों में रिड्यूस करना है, और कौन से ग्रुप, एज ग्रुप के बीच में 0 to 6 ईयर्स फ्रॉम द दिस परसेंट, दैट इज 38.4% से 25%। समझ रहे हो बात? चलो नेक्स्ट, ग्लोबल अलायंस फॉर इंडस्ट्री डिकार्बनाइजेशन। नाम क्या पता चल रहा है? ग्लोबली अलायंस किया जा रहा है जिससे क्या इंडस्ट्री से जो कार्बन रिलीज होती है उसको डिकार्बनाइज करना है। ऐसा ही कुछ समझने की कोशिश करो। जी हाँ, वही है। देखो, कभी भी अगर चीजें लिखी हुई रहती है ना, इसका मतलब कुछ हाई फाई नहीं होता, सिमिलर मतलब होता है ना। हमें सिर्फ डिकोड करना है। देखो एक्चुअली में क्या न्यूज है ना, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी दैट इज IRENA और बहुत मेजर कंपनीज दुनिया भर के, जिसमें टाटा स्टील भी एक है इंडिया से, ठीक है, तो इन्होंने लॉन्च किया है मिलकर GAID, दैट इज ग्लोबल अलायंस फॉर इंडस्ट्री डिकार्बनाइजेशन। इसका मेन एम क्या है? एक्सलरेट करना नेट जीरो एम्बिशंस और डिकार्बनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन। एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS3 के इंडियन इकोनॉमी के एनर्जी सेक्टर से आप इसको रिलेट भी कर सकते हो। इनफैक्ट इसकी ये जो अभी तो लॉन्च किया गया, इसका पहला मीटिंग पता है कब होगा? नवंबर 2022 में इजिप्ट में होगा, जब COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 कंडक्ट किया जाएगा ना, शर्म अल शेख इजिप्ट में, तो वहीं पर इसका दैट इज GAID का भी पहला मीटिंग होगा। समझ रहे हो बात? नाउ जब मैं बोल रहा हूं दैट ये लॉन्च किया गया IRENA एंड डिफरेंट अदर मेजर कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें हमारे इंडिया का टाटा स्टील भी है, तो IRENA दैट इज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के बारे में पढ़ लेते हैं।
ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मैं बोल रहा हूँ, जो कि फैसिलिटेट करता है वेरियस गवर्नमेंट के बीच में कॉपरेशन, एडवांस्ड नॉलेज, एडॉप्शन और सस्टेनेबल यूज़ किया जा सके जिससे रिन्यूएबल एनर्जी, इन चीज़ों को प्रमोट करता है। इनफैक्ट इंडिया जो है ना 77th फाउंडिंग मेंबर है IRENA का, ठीक है। देखो इजिप्ट में शर्म अल शेख ये वाला रीजन है, यहीं पर COP27 कंडक्ट होने वाला है। तो इस टाइप से फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, यू नेवर नो, एटलीस्ट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इन्वायरमेंटल थिंक टैंक जिसका नाम है CSE, दैट इज सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। इनकी एनालिसिस रिपोर्ट से पता चला है दैट सिटीज जो क्या नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर है, ठीक है, वहां पे पार्टिकुलेट मटेरियल 2.5 को रिड्यूस करना ज़्यादा नहीं हुआ है, बहुत लिमिटेड ही हुआ है। इनफैक्ट नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इसको लॉन्च किया गया था 2019 को, जिसका मेन एम था दैट पोल्यूशन लेवल को 20 से 30% तक हमें रिड्यूस कर देना है, फ्रॉम पार्टिकुलेट मटेरियल 2.5 एंड पार्टिकुलेट मटेरियल 10 पार्टिकल्स बाय द ईयर 2024, है ना। और इसके लिए हम 2017 का पोल्यूशन लेवल्स को हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे। इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, है ना। ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा। क्लाइमेट रिपेरिएशन, नाउ है क्या ये क्लाइमेट रिपेरिएशन? आपको पता है दैट अभी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फ्लड आया है, मैसिव फ्लड आया है, बहुत ज्यादा न्यूज चैनल्स उसको कवर कर रही है, अगर आप देख रहे होंगे तो इसलिए पाकिस्तान ने बड़े बड़े रिच कंट्रीज से आग्रह किया है, देखो भाई क्लाइमेट चेंज के लिए मेन तो रीजन हो आप लोग, है ना, और उसका ब्लंट हम लोग फेस कर रहे हैं। तो एक काम कीजिए, आप लोग हमें कुछ कुछ पैसे दीजिए, है ना। वही है क्लाइमेट रिपेरिएशन, विच इज कॉलिंग फॉर मनी टू बी पेड बाय ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज। ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज मतलब वैसे कंट्रीज who are actually responsible for climate change because they have been continuing this industrialization process since so long. उसमें कौन कौन आती है? अमेरिकन कंट्रीज, आपके जाके यूरोपियन कंट्रीज, ये सारे आती हैं, है ना। सो ये बेसिकली क्या है, ये एक प्रिंसिपल के तहत काम करती है जिसको कहा जाता है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, दैट इज जो पॉल्यूट करेगा वही इसको पे करेगा। समझ रहे हो बात? और इसके लिए डिमांड किया जा रहा है कंपनसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस। क्यों नहीं करे भाई, बिल्कुल करना चाहिए, है ना। रीजंस आर दे, आई मीन दे आर द रीजंस, है ना। और हम लोग क्यों फेस करें? क्योंकि आज पाकिस्तान के साथ हुआ है, कल नेपाल के साथ होगा, परसों हमारे साथ होगा, नरसों आपका जाकर बांग्लादेश के साथ होगा, है ना। तो अगेन कोई भी रीजनल अगर प्रॉब्लम्स है जो कि जेन्युइन है, सो यस वी शुड ऑल्सो हेल्प पाकिस्तान इन एक्चुअली गेटिंग इट्स सोल्यूशन। ग्लोबल नॉर्म्स की अगर बात करें, UNFCCC ने एक्सप्लिसिटली एक्नॉलेज किया था दैट हाँ रिच कंट्रीज जो है वो प्रोवाइड करेगी फाइनेंस, दैट इज पैसे, एज वेल एज टेक्नोलॉजी, जिससे जो गरीब कंट्रीज है, डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, वो जिससे टैकल कर सके क्लाइमेट चेंज को, ठीक है। इसके तहत $100 बिलियन का अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा बाय रिच कंट्रीज हर साल। किनको? डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड्स को। इनफैक्ट एक मैकेनिज्म भी है जिसको हम लोग कहते हैं वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म, है ना, फॉर द लॉस एंड डैमेजेस। इसको 2013 में साइन किया गया था और ये पहला फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट था, पता है, पहला फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट था जिसके तहत बोला गया था दैट हाँ कंपनसेट करना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज को, जिससे वो क्लाइमेटिक डिजास्टर से अपने आप को रोक सके। नेक्स्ट है रिगार्डिंग पार्टनरशिप ऑफ क्लीन एनर्जी। नाउ इंडिया और जर्मनी जो है ना मिलकर डायलॉग्स कैरी आउट कर रही है और इंगेज कर रही है आपस में, है ना, इन वेरियस एरियाज, जिसमें इंक्लूड करता है लाइट हाउस कॉपरेशन ऑन एग्रो इकोलॉजी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचुरल फार्मिंग। ये सब तो खैर कल ही हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था नेचुरल फार्मिंग क्या होता है, बट ये वाला लाइट हाउस कॉपरेशन ऑन एग्रो इकोलॉजी। एग्रो इकोलॉजी क्या होता है, की टर्म पता है आपको? एग्रो इकोलॉजी सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड है जिसके साथ हम लोग फार्मिंग तो करते हैं बट नेचर के साथ काम करके ही फार्मिंग करते हैं, है ना। डिफरेंट अदर एरियाज ऑफ पार्टनरशिप हेयर आर जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि इंडिया जर्मनी के बीच में हो रहा है। इंडो जर्मन एनर्जी प्रोग्राम, जिसके तहत सपोर्ट किया जाएगा इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, है ना। इनफैक्ट जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप इंडिया और EU के बीच में हो रही है ना। तो ये सब कुछ चीजें हैं। नेक्स्ट, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप 2022-2030 फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है
ये BTR दैट इज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप, जिसके तहत मेन फोकस जो है ना एक्वाटिक फूड सिस्टम को रिवाइव करने के लिए है। क्योंकि बोला जा रहा है अगर एक्वाटिक फूड सिस्टम को हम लोग प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करें ना तो उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी पहुंचेगा, इंक्लूसिव ग्रोथ भी होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी अचीव होगा और ओवरऑल इन्वायरमेंट भी रिकवर कर सकता है। तो इसके तहत ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप के तहत बोला जा रहा है दैट हर कंट्रीज, कम्युनिटीज, एजेंसीज को एक साथ आना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और मैक्सिमाइज करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्वाटिक फूड सिस्टम टू फूड सिक्योरिटी, जिसमें एक्वाटिक फूड सिस्टम में फ्रेश वाटर फूड से भी जो हम लोग एक्वाटिक रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो तो है ही, बट सॉल्ट वाटर दैट इज ओशन से भी जो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो भी आता है। ठीक है, तो एम में रीएम्फेसाइज किया गया ऑन 2021 डिक्लेरेशन, जिसके तहत बोला गया सस्टेनेबल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर को हम लोग प्रोमोट करेंगे। ठीक है, ऑफ द कमिटीज ऑफ फिशरीज दैट इज COFI, कमिटीज ऑन फिशरीज। कमिटी ऑन फिशरीज एक सब्सिडियरी बॉडी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, जहां पर मेंबर रिव्यूज करती है दैट क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या चैलेंजेस है जो कि फिशरीज और एक्वाकल्चर के द्वारा फेस किए जा रहे हैं, और जो भी चैलेंजेस है वो फिर ऑफ कोर्स फोरफ्रंट में रखती है और अगेन उसके ऊपर बाद में चर्चा होती है। राइट, कुछ कुछ इंडिया के द्वारा जो इनिशिएटिव चलाया जा रहा है जिससे हम लोग इस सेक्टर को एक्सप्लोर कर रहे हैं वो है सेपरेट मिनिस्ट्रीज हम लोगों ने फिशरीज का ही बना दिया। PM मत्स्य संपदा योजना बहुत फेमस है, ब्लू रिवॉल्यूशन 2.0 के अंदर भी हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड फॉर फिश फार्मर्स हम लोगों ने इसके तहत काम कर रहे हैं। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फर्म, तो ये सब कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग एक्चुअली में काम भी कर रहे हैं। नेक्स्ट, आइंस्टाइन रिंग न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ना, उन्होंने एक पिक्चर लिया है आइंस्टाइन रिंग का, है ना। अब आइंस्टाइन रिंग का जो पिक्चर लिया गया है वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिड इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट दैट इज जिसको हम लोग MIRIB मिरी भी कहा जाता है, उसके द्वारा लिया गया है। आइंस्टाइन रिंग क्रिएट कब होता है? जब डिस्टेंट एरिया से गैलेक्सी या फिर स्टार की जो लाइट है ना वो पास करती है फ्रॉम मैसिव ऑब्जेक्ट। सोचो यहाँ पे अर्थ है, ठीक है ना, यहाँ पे डिस्टेंट एक गैलेक्सी है या फिर डिस्टेंट स्टार है जिसका लाइट एक्चुअली में अर्थ में आना है। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, आप सोचो बीच में बहुत सारे आपके मिल्की वेज है, बहुत सारे मिल्की वेज। ठीक है, तो ये लाइट क्या होगी ना, ऐसे करके टर्न होके फिर से अर्थ में आएगी। ठीक है, ऐसे टर्न होके अर्थ में आएगी। तो आप अगर यहां से देखोगे ना, आपको चारों तरफ से एक रिंग का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, रिंग काइंड ऑफ। ठीक है, तो वो उस रिंग को ही आइंस्टाइन रिंग कहते हैं। और आइंस्टाइन रिंग में जो है ना एक टर्म यूज होता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, क्योंकि देखो जब भी लेंस से जब भी लाइट गुजरती है कुछ ऐसे ही ना गुजरती है, हाँ ऐसे ही गुजरती है ना। ठीक है, तो उसी टाइप का लेंसिंग से ये भी होता है। अब ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्यों किया गया है? क्योंकि यहां पे जो बोला गया लाइट जो बेंड करती है ना, वो बेंड करती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स विच आर बीइंग केप्ट इन द मिडिल वे, है ना। इसके कारण ही लाइट्स को थोड़ा बेंड कर दिया जाता है और अल्टीमेटली वो लाइट अर्थ तक पहुंचती है। देखो ग्रेविटेशनल लेंसिंग यही है। ठीक है, ये अर्थ है, ये सोचो एक डिस्टेंट स्टार है जिसका हमें लाइट पाना है, बट यहाँ पे मैसिव ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स इन द सेंस दैट गैलेक्सीज है या फिर डिफरेंट अदर ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो ये पास कैसे करेगी? तो लाइट जो है ना ऐसे करके घूम के ट्रैवल करती है, बट यहाँ से अगर देखोगे ना तो इस टाइप का लेंस फॉर्मेशन होता है। मतलब आपको टेक्निकली ये तो दिखेगा ही, ये मतलब डिस्टेंट स्टार, बट डिस्टेंट स्टार के चारों ओर जो है ना एक रिंग सा फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, वो उस रिंग को कहा था आइंस्टाइन रिंग, है ना। और ये फिनोमिना जो होता है ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कारण होता है। ठीक है, समझ लो बात। चलो नेक्स्ट, कुशियारा रिवर बहुत ज्यादा न्यूज में है, इसीलिए क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के बीच में 7 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, जिसमें क्रॉस बॉर्डर कुशियारा रिवर का वाटर को कैसे विड्रॉल, कैसे उसको शेयर किया जाए उसके बारे में भी बात की जा रही है। ठीक है, कुशियारा रिवर ये जो है ना एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, किस रिवर का? बराक रिवर का। ठीक है, ये देखो ये बराक रिवर है ना। अब देखो ट्रिब्यूटरी क्या होता है, सोचो ये गंगा है, ठीक है, तो ये गंडक, गोमती, सोन, ये सब सारे जो है उसके ट्रिब्यूटरीज है। बट डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है? अब सोचो गंगा आगे में जाके टूट जा रही है, एक दूसरा, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटरी हो गया, ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूटरी हो गया। वैसे ये सोचो मेन बराक रिवर है, अब बराक रिवर भी आके टूट जा रही है। देखो यहां पे सूरमा एक रिवर बना ले रही है, एक है कुशियारा रिवर। ठीक है, अब ये कुशियारा रिवर अगर देखोगे, ये वाला देखो ये इंटरनेशनल, यहां पर देख रहे हो इंटरनेशनल बाउंड्री फॉर्म कर रही है। किस किस स्टेट के बीच में पता है? यहां है आसाम और ये है बांग्लादेश। तो अगर आपको कल को क्वेश्चन आ जाए दैट ये कुशियारा रिवर कौन कौन से
इंडिया के किस स्टेट के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर शेयर करती है? 3 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, ये 4 ऑप्शन जो भी हो, है ना, मेघालय, असम, त्रिपुरा या फिर मणिपुर। तो आप कंफ्यूज जिससे ना हो जाओ, ध्यान में रखना, ठीक है। कुशियारा रिवर जो है ना, एक डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है ऑफ विच बराक रिवर, है ना, जो क्या इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है बिटवीन असम एंड सिलेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश। अब इससे फायदा क्या होगा? जब इसका विड्रॉल साइन किया गया, मतलब इस पे पानी से यहाँ के सिलेट डिस्ट्रिक्ट को भी फायदा होगा और आसाम के डिस्ट्रिक्ट्स को भी फायदा होने वाला है, ठीक है। 2 in 1 फायदा होगा बेसिकली, ठीक है। सो वही चीज बोला गया, दोनों साइड ने, दैट इज इंडिया बांग्लादेश ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया, जिसके तहत कैसे विड्रॉल किया जाएगा वाटर फ्रॉम द क्रॉस बॉर्डर कुशियारा रिवर, ठीक है, जिससे बेनिफिट हो सके आसाम एज वेल एज बांग्लादेश के सिलेट रीजन को। वही चीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एमसीक्यूज में दोस्तों। कल हम लोगों ने जितने सारे एमसीक्यूज पूछा गया था, उसमें सबसे पहला एमसीक्यू था पीएम श्री योजना के रिलेटेड। इसको लॉन्च किया गया था फॉर विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर? एग्रीकल्चर, माइनिंग रेगुलेशन, टूरिस्ट डेवलपमेंट या फिर स्कूल अपग्रेडेशन? यस, आंसर वाज स्कूल अपग्रेडेशन। इट वाज वेरी मच इजी। दूसरा था वीओ चिदम्बरम पिल्लई के रिलेटेड न्यूज़ थे, ठीक है, उनको किस नाम से पुकारा जाता था और उन्होंने स्वदेशी टीम नेविगेशन कंपनी को फाउंड किया था 1906 में, विच वॉज एब्सोल्युटली ट्रू। इसलिए यस, करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, ठीक है। चलो, तो डी सी इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आंसर, जिसमें मोनिशा, संगीता, मुड्डा, प्रज्ञा ज्योति, भाग्यश्री, अविनाश, 2 का सी, ठीक है, 1 का डी, चलो ठीक है, मतलब गौतम का भी सही है, अर्चना का डी सी सही है, तन्मय, अनुपम, झरना, चलो वेरी गुड वेरी गुड, सबने सही किया। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए कितने लोगों सही करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, IRENA। IRENA जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैंडेट है टू फैसिलिटेट कॉपरेशन, एडवांस नॉलेज और प्रमोट करना एडॉप्शन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया IRENA का मेंबर बना है 2019 में, ठीक है। विच अमंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा, विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। दूसरा क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द टर्म ड्रजरी, जो क्या हम बहुत समय न्यूज़ में भी देखते हैं। सबसे पहला मैनुअल स्कैवेंजिंग वर्क है ये एक वेरी हार्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग डोमेस्टिक वर्क है, ये वाइट कॉलर जॉब्स हैं इन टॉप एंड कंपनीज, या फिर नन ऑफ द अबव। You just need to write the correct option in the comment section below. We'll be waiting for your answer to come up. This was all about the discussion for today's class. Thank you guys. Thank you for having discussion with us. Thank you very much.